वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रेशर को स्टडी किया था एज ए इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, और हमने ये देखा था कि कैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं फोर्स का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करके। तो हम और अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, और ये हमने अभी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के प्रेशर के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। हम आगे बढ़ते हुए डिस्कशन करेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स। तो जो प्रेशर था, नॉर्मल प्रेशर था हमारा, उसका फॉर्मूला था फोर्स, और ये कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बाय एरिया। सो जो प्रेशर था उसका इम्पैक्ट फोर्स के रिगार्डिंग ऐसा था, अगर फोर्स इंक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर फोर्स डिक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और सिमिलरली एरिया के रिगार्डिंग जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्स कांस्टेंट ही रहता है, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जहां पे क्या था, एरिया वेरिएबल है, एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है जहां पे फोर्स चेंज हो रहा है। तो अब हमें यही डिस्कस करना है, और यही आता है प्रेशर इन लिक्विड्स। इसी को प्रेशर इन लिक्विड्स भी आप कंसीडर कर सकते हो। सो एग्जांपल की फॉर्म पे लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। सो जब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अगर आप इसका वेट करें तो इसको कुछ वेट मिलेगा। सपोज आपने इसको एक वेइंग स्केल के ऊपर रखा, आपने इसको एक वेइंग स्केल के ऊपर रखा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। सपोज 3 kg ऐसे रीडिंग आ गई। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो ये 3 kg है इसमें क्या है, वेट ऑफ वाटर है प्लस वेट ऑफ जो आपका कंटेनर है, ये जग है, इसका वेट है। दोनों का वेट ऐड करके 3 kg बनता है। और आप यहां से ये बोल सकते हो कि वाटर हैज वेट, मीन्स वाटर के पास वेट होता है। और जिसके पास वेट होता है, अगर वेट है तो वेट कहाँ से आता है, वेट तो फोर्स होता है। और कौन सा फोर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो क्या होता है, अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट विद इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे होगा तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, और
उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के मेजरमेंट को बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ दैट फोर्स इज नोन एज वेट। तो आप यहां से रिवर्स अप्लाई कर सकते हो कि अगर किसी के पास वेट है तो उस पे क्या लग रहा है, फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल। ठीक, तो अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, तो वो रिवर्स कौन सा लगाएगा, वो भी फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल लगाएगा। कैसे लगाएगा आपको समझाते हैं, शो करते हैं। तो हम यही कंटेनर दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जो कंटेनर था इसके पास कोई वेट था, सपोज वेट ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर जो कि कंटेनर के अंदर है वो है m। ठीक है, तो अगर मास m है तो कितना फोर्स लगेगा इस पर, फोर्स लगेगा मास टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। और जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में एक्सेलरेशन की जगह कौन लेता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स हो जाएगा mg। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये स्केल है इस पे जो पानी है ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा एक mg। ओके, अब ये सारा पानी जो है ये ये जो mg आ रहा है ये सारे पानी की वजह से आ रहा है। और जो यहाँ पे सरफेस होगा, इस कंटेनर का जो सरफेस होगा, इस सरफेस के ऊपर ये सारा का सारा पानी क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। ठीक है, और पानी का वेट कितना है mg। तो अगर यहाँ पे जो सरफेस है, सपोज सरफेस एरिया, ये हम लोअर की बात कर रहे हैं, नीचे वाले हिस्से की, ऑफ कंटेनर इक्वल टू ए। तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा mg बाय ए। ठीक है, mg क्या है, ये mg है वेट ऑफ वाटर, और ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। अब इस प्रेशर की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, more the height of container, more is the pressure। मीन्स अगर आपके पास ऐसे दो कंटेनर हैं, सपोज ये पहला वाला कंटेनर है, ये पहला कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है। तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये सपोज कीजिए प्रेशर, ये है कंटेनर 2, ये है कंटेनर 1। तो जो इसके बेस पे जो प्रेशर होगा
प्रेशर एट सेकंड बेस, जो 2 के बेस पे प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा किससे, प्रेशर जो 1 के बेस पे होगा। जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा प्रेशर। नंबर 2, if height is same means pressure is also same। अगर आपके पास 2 कंटेनर हैं, फिर से हम बनाते हैं, एक ये कंटेनर है जिसके अंदर ज़्यादा पानी है, जो भी साइज में बड़ा है, चौड़ा है, और एक ये छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर कम पानी है, बट दोनों की हाइट सेम है। ये भी H है और ये भी H है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, अगर ये 1 है और ये 2 है, तो जो 1 का प्रेशर होगा वही 2 का प्रेशर होगा। अब ऐसा क्यों है, ये अभी आपके स्टडी के स्कोप से बाहर है, बस आप जस्ट ये अंडरस्टैंड कीजिए कि जो प्रेशर है ओनली लिक्विड्स, ये सिर्फ लिक्विड्स की बात कर रहे हैं कि वो हाइट डिपेंडेंट होता है, ज़्यादा हाइट तो ज़्यादा प्रेशर, कम हाइट तो कम प्रेशर, और इक्वल हाइट तो इक्वल प्रेशर। ये सिर्फ लिक्विड्स की बात है, और किसी सॉलिड्स में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो एक और प्रॉपर्टी होती है थर्ड, उसमें क्या है, एट एनी पर्टिकुलर हाइट इन कंटेनर pressure is same means ये कंटेनर है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये हाइट ले लेते हैं, यहाँ पे ये हाइट की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं ये, अब इन पॉइंट्स की सबकी हाइट सेम है जो कि H है, तो सब पॉइंट्स पे प्रेशर बराबर होगा। ये सपोज पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सब पॉइंट्स पे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4, सभी पॉइंट्स पे प्रेशर भी इक्वल ही होगा। आप बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उस लाइन पे जितने पॉइंट आएंगे, प्रोवाइडेड कि उन पॉइंट की ग्राउंड से हाइट बराबर हो, तो सब पे प्रेशर इक्वल रहेगा। ये भी आप ऊपर से ही समझ सकते हो कि जब हाइट इक्वल है तो प्रेशर भी इक्वल ही होगा। तो ये थे प्रेशर इन लिक्विड्स के बेसिक्स। अब हम एक फर्दर टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं जो कि है बायोन्सी। तो इसको समझने के लिए हम, और ये भी लिक्विड्स के अंदर ही आता है, तो हम क्या करते हैं, एक लिक्विड कंटेनर फिर से बनाते हैं, वाटर कंटेनर सपोज। तो सपोज कीजिए ये वाटर कंटेनर है, अभी आप क्या करते हो, इसमें ना कोई ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख देते हो इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल है। पहला क्या, ऑब्जेक्ट सिंक, कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल अंदर चला जाए पानी के, तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी,
जैसे अगर ये कंटेनर है तो ऑब्जेक्ट ऐसे पानी के बिल्कुल अंदर चला जाएगा। दूसरा, सॉरी 4 केसेस बनेंगे, 3 नहीं। ऑब्जेक्ट कंप्लीटली फ्लोट, ऑब्जेक्ट पूरी तरह तैरता है। तो उसमें क्या होगा, अगर पूरी तरह तैर रहा है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट पानी के बिल्कुल अंदर जाएगा नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर ही रहेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स पार्शियली, और इसको ये भी बोल देते हैं पार्शियली इमर्ज्ड। इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा, कुछ हिस्सा पानी के बाहर, कुछ हिस्सा पानी के अंदर। और जो लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्ज्ड। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, हो सकता है गलत हो। सो इस केस में ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हो जाएगा कि पानी के अंदर है बट ग्राउंड को टच नहीं कर रहा, कंप्लीटली इमर्ज्ड है, सरफेस से थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये 4 केसेस हैं। अभी हम इन चारों केसेस को स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक, तो हम अभी पहले केस को लेते हैं। हम इन सभी केसेस को प्लॉट कर लेते हैं, नीचे कॉपी कर लेते हैं सो दैट हम इनको स्टडी कर सकें। ये केस नंबर 1 हो गया। ये 2 है। ये 3 है। और ये है 4। ओके, सो ये है 1, 2, 3, 4। अब हम उसकी मैकेनिक्स समझते हैं सभी केसेस के लिए कि हमें टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करनी है, फिर हम सभी केसेस को स्टडी करेंगे। पानी हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का अपने पास कोई ना कोई वेट होगा। ऑब्जेक्ट का वेट है सपोज mg। ऑब्जेक्ट ने फोर्स कौन सा लगाया, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ऑन वाटर। ऑब्जेक्ट ने पानी पे कितना फोर्स लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर है, उसने लगा दिया mg। ठीक है,
अब क्या होता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, water will also apply equal and opposite force। ठीक है, तो सपोज करो ये फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ऑन वाटर था, ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे फोर्स बाय, अब जो वाटर लगाएगा, फोर्स बाय वाटर ऑन ऑब्जेक्ट, अगर वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है तो हो जाता है mg। ठीक है, अब हम इसको एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, ब्लू। सो ऑब्जेक्ट ने नीचे mg लगाया, पानी ने, वाटर ने ऊपर की तरफ mg लगा दिया। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी कंडीशन कैसे बनेगी, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करें, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ mg लगा हुआ है जो इसने पानी पे लगाया था, और पानी ने इसके ऊपर ऊपर की तरफ mg लगा दिया। ठीक है, ये नीचे की तरफ mg किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। ओके, और अगर सिर्फ हम पानी की कंडीशन देखें, पानी की कंडीशन देखें तो ये पानी है, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कंटेनर ने लगाया और इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया रिवर्स, mg। तो देखो यहाँ पे ऊपर mg है, नीचे mg है, तो ये किस तरह की कंडीशन है, बैलेंस्ड। ये भी किस तरह की कंडीशन है, बैलेंस्ड। आपको इसको तो स्टडी नहीं करना, आपको इसको स्टडी करना है। तो अगर ये ऊपर mg और नीचे mg हो जाए तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, बैलेंस। तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। मीन्स हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर 2 की, जहां पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है, ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाला भी mg है और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स भी mg है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। अब हमने आपको बताया था कि जब हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ डिस्कस किया था कि हर जगह आपके पास ऐसे केस नहीं होने वाले जहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल हो जाए। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे मोशन होगा, वहाँ पे जो एक्शन पेयर है और रिएक्शन पेयर है वो एक्चुअल अप्लाइड फोर्स से लेस होते हैं। तो ये बाकी के तीनों फोर्सेज केसेस हैं वो यही हैं। जो सेकंड केस है, या सॉरी फर्स्ट केस है, इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई करता है वो होता है mg, और जो वाटर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है वो क्या होता है, लेस देन mg। वो फोर्स mg के कंपैरेटिवली कम होता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर हम फर्स्ट इसको दोबारा से ड्रॉ करें, इस केस में क्या होगा, जो नीचे की तरफ फोर्स लगा था, जो नीचे की तरफ फोर्स था वो तो था mg, और जो ऊपर वाला फोर्स था वो mg से लेस था, लेस देन mg। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, और ये लेस देन mg भी बहुत होगा, सपोज कि ये mg तो है 10 न्यूटन, तो ये ऊपर वाला फोर्स होगा सिर्फ 1 न्यूटन। इस केस में हमारे पास नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, क्या होगा,
नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, उसको नेट एक नीचे का मोशन मिलेगा। जो थर्ड केस है ये वाला, इसके केस में क्या होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर जाता रहता है तो जो ये अपवर्ड फोर्स होता है, जो अपवर्ड फोर्स होता है ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मीन्स ऑब्जेक्ट का ये वाला हिस्सा जो पानी के अंदर है, ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इन लिक्विड, जैसे जैसे ये बढ़ता है तो जो अपवर्ड फोर्स है वो भी बढ़ता जाता है। और एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि जो अपवर्ड फोर्स है, और मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स था वो तो ऑलवेज एम ही रहेगा क्योंकि वेट कांस्टेंट है, जो अपवर्ड फोर्स है वो भी एम हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट यहीं पे रुक जाता है। इस वाले केस में जो अपवर्ड फोर्स है वो कभी एम हो ही नहीं पाता, वो ऑलवेज एम से कम ही रहता है और ऑब्जेक्ट फाइनली नीचे पहुंच जाता है। और जो हमारा लास्ट केस है सबमर्जन का, ये वाला, इस केस में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर चला जाए तो इस सिनेरियो में जो अपवर्ड फोर्स है वो एम हो जाता है और वो डाउनवर्ड फोर्स एम हो जाता है, और ये दोनों कैंसिल होके ऑब्जेक्ट यहीं पे स्टिक कर जाता है। सो बायोन्सी क्या है, यही वो अपवर्ड फोर्स है जो ऑब्जेक्ट, जो लिक्विड ऑब्जेक्ट पे लगाता है। सो बायोन्सी क्या हो जाएगा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट enters in some liquid, then liquid applies a upward force on object. It is called buoyancy. जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में रखोगे, और एग्जांपल के लिए हम पानी में रखोगे, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को बायोन्सी बोलते हैं। और बायोन्सी, जो अपवर्ड फोर्स हो गया वो तो हो गया बायोन्सी, ये अपवर्ड फोर्स हो गया। और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है mg, और ये इसको आप वेट भी बोल देते हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट डूबेगा, पूरी तरह से तैरेगा, या पार्शली तैरेगा, या सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर। ठीक है। और जो बायोन्सी है वो किस पे डिपेंड करता है, बायोन्सी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। जितना कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा उतना ज़्यादा उसकी बायोन्सी इंक्रीज होती जाएगी। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे पहला वाला केस है, ये सॉरी सेकंड केस था, जिसमें थोड़ा सा एरिया ही, ये इतना सा एरिया बिल्कुल मीन्स पानी को ये बिल्कुल टच करता है, मिलीमीटर्स में पानी के अंदर जाता है, और वहीं पे बायोन्सी mg के इक्वल हो जाती है।
तो वहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे पानी के बिल्कुल ऊपर तैर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। पानी के बिल्कुल ये टच करता हूँ, मिलीमीटर्स में पानी के अंदर होता है, बिल्कुल स्मॉल लेंथ में। इसकी जो डेप्थ है वो बिल्कुल पानी के अंदर जाती है, बिल्कुल स्मॉल सी बट जाती है। वो बिल्कुल पानी के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर जैसे दूसरा सरफेस होता है ऐसे नहीं होता। वो पानी के अंदर थोड़ी हाइट तक, थोड़ी डेप्थ तक क्रॉस करता है, तो वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बन जाती है। वो वॉल्यूम सफिशिएंट होती है mg, जो उसके मास के ऊपर इक्वल की बायोन्सी है वो प्रोवाइड करवाने के लिए। सो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगी उतना ज़्यादा बायोन्सी का फोर्स होगा। और कुछ केसेस में क्या होता है कि वो बायोन्सी का फोर्स कभी कभी mg के बराबर नहीं हो पाता, mg से कम रह जाता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, डूब जाता है। जिसके केसेस में ये बायोन्सी का फोर्स इक्वेट कर जाता है, इक्वल कर जाता है, उस केसेस में वो ऑब्जेक्ट या तो तैर जाता है या सबमर्ज हो जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है बायोन्सी की? एप्लीकेशन क्या है कि इसकी बेसिस पे क्या डिसाइड होते हैं? शिप्स डिसाइड होते हैं। शिप्स का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, लोड डिसाइड होता है कि कितना वेट लेके जा सकते हैं। जो हमारे पास बोट्स होती हैं, बोट की जो शेप होगी, उस शेप को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि जो बायोन्सी है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ऐसे यहाँ पे जो इस शिप की जो शेप होगी वो ऐसे डिज़ाइन की जाएगी कि बायोन्सी मैक्सिमम हो। जितनी ज़्यादा बायोन्सी होगी उतना ज़्यादा आप लोड कैरी कर सकते हो, जितनी कम बायोन्सी होगी उतना कम आप लोड कैरी कर पाओगे। तो ये बायोन्सी की प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम एक कंसेप्ट पे आते हैं जिसको बोलते हैं डेंसिटी। वो भी इसी से रिलेटेड है। तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, हाँ एक चीज और रह गई, जो बायोन्सी है इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि बायोन्सी एक फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ओके, तो हम डेंसिटी पे वापस आते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और इसकी यूनिट हो जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो डेंसिटी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई डेंसिटी? डेंसिटी पढ़ना क्यों है? तो अब तक जो हमने देखा ऊपर कि कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा, कौन सा सबमर्ज होगा, वो डिपेंड करता था बायोन्सी और वेट के कम्बिनेशन पे, कि बायोन्सी कितनी होगी, वेट कितना होगा। और ये तो क्या है, चेंजेबल है। अभी आपने यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या हो सकता है कि ये छोटा सा ऑब्जेक्ट हो। मीन्स सपोज कीजिए आप शिप्स डिज़ाइन कर रहे हो या आप बोट डिज़ाइन कर रहे हो। सपोज कीजिए ये कोई सी है, समुद्र है, और आपको ना इसके अंदर बोट डिज़ाइन करनी है। तो ऐसा हो सकता है आप छोटी बोट बनाओ, एक बड़ी बोट बना लो, एक ये ऐसे वाली बोट बना लो। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इसको सपोज बोल दिए बोट नंबर ए, बी, सी, आप अलग अलग टाइप की बोट बना लो। तो अब सबके लिए बायोन्सी अलग अलग होगी, क्योंकि सबका जो पानी के अंदर जाने वाला वॉल्यूम है, जैसे इसके अंदर ये है, इसका ये है, इसका इसका बाहर ज़्यादा है, अंदर थोड़ा कम है, तो इस सब के लिए बायोन्सी अलग अलग होगी, मास अलग अलग होगा। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये स्पेसिफिक हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो इसलिए एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। आप किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालो, उसकी वॉल्यूम निकालो और दोनों को डिवाइड करके डेंसिटी निकाल दो। और इसमें तीन कंडीशनें आती हैं।
सपोज कीजिए ये है, इसका सिंबल होता है रो, ये ऐसे सिंबल होता है रो। तो ये डेंसिटी है बोट की, डेंसिटी ऑफ बोट, और ये है डेंसिटी ऑफ वाटर। सो यहाँ पे तीन केसेस बन सकते हैं अगर हमारे पास दोनों डेंसिटी अवेलेबल है। और डेंसिटी जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल शेप। मींस ये वाली शेप की बात नहीं कर रहे, अगर आपके पास आयरन है सपोज, ठीक है, तो आप उसका कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर लीजिए, वो डेंसिटी उतनी ही रहेगी। अभी के लिए आप इसको इग्नोर कीजिए, वो जो आपके अंडरस्टैंडिंग में हेल्प नहीं करेगा, वो कंफ्यूजन ही डालेगा। तो सपोज कीजिए हमारे पास तीन केस बनते हैं। पहला कि बोट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो जाए, दूसरा वाटर की डेंसिटी बोट से ज़्यादा हो जाए, और थर्ड कि दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाए। पहला केस, अगर बोट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसका मीनिंग है बोट इज हैवी, बोट भारी है, एंड विल सिंक, डूब जाएगी। ठीक है, अगर बोट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई तो बोट भारी और डूब जाएगी। तो मीन्स क्या करना है अपने को, डिक्रीज द वेट, क्योंकि बोट तो अब बन चुकी है, अब ये तो है नहीं आप उसकी शेप बदल लोगे। तो अगर आप उसको तैराना है तो आप उसका वेट कम करोगे। अगर वाटर की डेंसिटी बोट की डेंसिटी से ज़्यादा है, मीन्स बोट इज लाइट एंड विल फ्लोट, बोट हल्की है और तैरेगी। और नंबर 3, अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाए, बोट विल इमर्ज इन वाटर। तो अगर हम इन तीनों को रिलेट करें, तो जो यहाँ पे हमने 4 डायग्राम्स बनाए थे, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम बोट बोलें, तो इस केस में बोट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वो डूब गया। इस केस में जो वाटर की डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। इस केस में भी जो वाटर की डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अंदर होके तैर रहा है। और इस केस में दोनों की डेंसिटी बराबर है, तो वो सबइमर्ज हो गए। सो अगर आपको तैरना है, मीन्स आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर आपको उसको तरवाना है, फ्लोट करवाना है, इफ यू वांट टू फ्लोट, और you want your boat to float in water, तो कंडीशन क्या होगी, डेंसिटी ऑफ, या तो आपकी या बोट की किससे कम होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर से। कम डेंसिटी वाली चीजें ज्यादा डेंसिटी वाली चीजों के ऊपर तैरेंगी, और ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें कम डेंसिटी के नीचे चली जाएंगी। मीन्स अगर कोई आपके पास एक ये है, सपोज कीजिए आपके पास
एक ये जार है पानी का, एक एक कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने ये लिक्विड डाल दिया, 2 लिक्विड डाल दिए, एक ये ग्रीन वाला लिक्विड है और एक ये ब्लू वाला है। ऐसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 लिक्विड हैं, एक का कलर ब्लू है, एक का कलर ग्रीन है, तो बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि कम डेंसिटी वाली चीज़ें ऊपर होती हैं, ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें नीचे होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो ब्लू की डेंसिटी है वो कम है किससे, ग्रीन की डेंसिटी से। जो ब्लू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो ग्रीन की डेंसिटी से कम है। तो कम डेंसिटी की चीज़ें ऊपर, ज़्यादा डेंसिटी की चीज़ें नीचे। ऐसे आप फ्लोटिंग और सिंकिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अगर आपको ये देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा या नहीं तैरेगा, सिंपली आप उसकी डेंसिटी चेक करो और उसकी डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करो। अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा तो वो डूब जाएगा, अगर कम है तो वो तैर जाएगा। अभी यहीं पे एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मटेरियल और लिक्विड, किसी का भी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब किसी की डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी नॉर्मली। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कैलकुलेशन का। जो मरकरी है उसकी डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg प्लस मीटर क्यूब। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। तो सपोज कीजिए आपके पास एक बॉक्स है, एक क्यूब है, क्यूब। आप क्या करते हैं, इस क्यूब के अंदर पानी भर देते हैं और इस क्यूब की साइड क्या है, साइड ऑफ क्यूब इज 1 मीटर। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब 1 मीटर है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना पानी आता है, हाउ मच वाटर, 1000 किलो। ये होता है डेंसिटी का मीनिंग कि अगर आप एक बॉक्स लें जिसकी साइड है 1 मीटर की हो, हर साइड, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ सब क्या है इसकी, 1 मीटर है, तो इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो गई। तो ऐसे कंटेनर के अंदर 1000 किलो पानी आएगा, और ऐसे कंटेनर के अंदर 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मरकरी आएगा। तो हमें यहाँ पे अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मरकरी की पानी के साथ रिलेटिव डेंसिटी ये आएगी 13.6 इंटू 10⁻³ बाय 1000। आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है, मीन्स मरकरी बाय वाटर, और ये वैल्यू आती है 13.6। इसका मीनिंग क्या है रिलेटिव डेंसिटी का, दैट mercury is 13.6 times heavier than water। मरकरी पानी से 13.6 टाइम भारी है। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल के फॉर्म पे 2 कंटेनर हैं सेम वॉल्यूम के, एक ये कंटेनर है,
इसके अंदर पानी है और एक ये कंटेनर है जिसके अंदर मरकरी है। इसकी भी वॉल्यूम V है, इसकी वॉल्यूम V है, इसकी भी वॉल्यूम V है। अगर इसका मास है m, इसके अंदर है वाटर और इसके अंदर है मरकरी। अगर इसका मास है m तो इसका मास हो जाएगा 13.6 m। मरकरी इतना भारी होता है 13.6 टाइम पानी से। ये आप कहां से निकाल सकते हो? रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करके। इसके ऊपर भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। वो भी बायोन्सी से ही रिलेटेड है। हमने केस डिस्कस किया था ऊपर बायोन्सी में, जिसमें क्या था कि ऐसे हमारे पास कंटेनर था और उसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट था हमारा, और हमने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो ऑब्जेक्ट है इसके इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी mg है और जो इसका अपना वेट था वो भी mg है। तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया और ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सब इमर्ज हो गया। ये हमने केस किया था यहाँ पे। और ये केस कौन सा केस था? जहाँ पे दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाती है। ये वही केस था। ये वाला केस जहाँ पे दोनों की डेंसिटी इक्वल हो गई, ऊपर वाला फोर्स भी mg है, नीचे वाला भी mg है। बट वो mg कब है? जब ऑब्जेक्ट पानी के थोड़ा, मतलब बिल्कुल ही पानी के अंदर है, ग्राउंड को टच नहीं कर रहा, बट पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। बट फ्लोट भी ऊपर नहीं कर रहा, अंदर कर रहा है, इनसाइड कर रहा है वाटर के। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी एक केस के रिस्पेक्ट में है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि और इसमें एक और केस आप ऐड कर सकते हो साथ में, ये वाला, कि जब वो थोड़ा, मतलब कि बिल्कुल कंप्लीटली सब इमर्ज ना हो, ये वाला केस। इस केस में भी ऊपर वाला mg है और नीचे वाला फोर्स mg है। तो इन दोनों केसेस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज completely or partially immersed in water, so object is completely or partially immersed in a liquid, then upthrust और अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट को अपवर्ड फोर्स भी बोलते हैं, इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के या तो बिल्कुल अंदर फ्लोट कर रहा होगा या उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होगा, तो जो उस पर ऊपर लगने वाला फोर्स है, अपथ्रस्ट है, ऊपर के डायरेक्शन वाला फोर्स है, वो mg होगा। और ये हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर वो mg होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। और कैसी हो जाएगी? बैलेंस कंडीशन बनेगी। और मीन्स बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? नो मोशन। तो वो इजीली फ्लोट कर सकता है। ठीक है, तो वर्टिकली कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि बैलेंस कंडीशन वर्टिकल में बन रही है, तो वर्टिकली कोई मोशन नहीं होगा और वो फ्लोट करेगा। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि
आर्किमिडीज इस प्रिंसिपल पे पहुंचे कैसे। तो आर्किमिडीज को एक टास्क दी गई थी जहां पे उनको किंग ने बोला था कि किंग ने उनको एक ऐसा क्राउन दिया था कि एक क्राउन है, उस टाइम पे गोल्ड के क्राउन बनते थे और गोल्ड के अंदर क्या मिक्स किया जाता है, गोल्ड प्लस कॉपर होता है नॉर्मली। तो किंग ने उनको ये टास्क दिया था कि ये पता करो कि इसके अंदर कितना गोल्ड है और कितना कॉपर है। और उस टाइम पे ऐसी कोई वो होते नहीं थे कि एडवांस साइंस ये साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिससे ये पता कर सके कि गोल्ड और कॉपर कितना कितना है सेपरेट। तो उन्होंने इसके लिए एक यूनिक मेथड डिवाइस किया था और उसके बाद ही ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया था। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा वो लिया, वाटर का कंटेनर लिया, ठीक है। तो उन्होंने पहले तो इसका वेट निकाला, उन्होंने निकाला क्राउन का वेट, इसको उन्होंने वे किया, सपोज वो मिले आ गया mg, ठीक है। और आप इसको WC बोल दो, ये क्राउन का वेट है। अब उन्होंने इस क्राउन को उठा के पानी के अंदर डाल दिया। जब ये क्राउन पानी के अंदर गिरा, इसके चारों तरफ उन्होंने एक कंटेनर रख दिया ऐसे, तो उसमें क्या गिरा, थोड़ा थोड़ा पानी गिरा। जब ये क्राउन पानी के अंदर गया तो यहाँ से ऐसे पानी निकल के नीचे की तरफ, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया थोड़ा सा ऐसे। जो पानी इकट्ठा हुआ था उन्होंने इसको वेट किया, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप बोल लीजिए लीक्ड आउट वाटर। जो पानी बाहर लीक हुआ उसका वेट हो गया WG, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि जो क्राउन का वेट है, इसको CR लिखते हैं हम, जो क्राउन है वो किससे बना है, कुछ तो कॉपर से बना है और कुछ गोल्ड से बना है, ओके। सो जो आर्किमिडीज थे उन्होंने फॉर्मूला क्या निकाला कि उन्होंने फॉर्मूला निकाला कि जो क्राउन के ऊपर अब थ्रस्ट होगी, अब थ्रस्ट ऑन क्राउन, जो क्राउन के ऊपर अब थ्रस्ट होगी वो क्या होगी, अब थ्रस्ट ऑन कॉपर प्लस अब थ्रस्ट ऑन गोल्ड। तो सपोज कीजिए क्राउन का वेट बाहर था WCR, और इसी को जब पानी के अंदर वेट किया जाएगा तो वो हो जाता है सपोज WCR डैश, क्राउन वेट इनसाइड वाटर, तो हो जाता है WCR डैश, मीन्स WCR माइनस WCR क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अप थ्रस्ट, कि इतना ऊपर की तरफ फोर्स लगा। तो WCR माइनस WCR डैश इक्वल टू हो जाता है मास ऑफ कॉपर बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड। ये चीज़ वो पानी में डाल के उन्होंने कैलकुलेट कर ली। कॉपर की डेंसिटी, गोल्ड की डेंसिटी पहले ही पता थी, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, मास ऑफ गोल्ड और मास ऑफ कॉपर। ऐसे आप ये कैलकुलेट कर पाए, आर्किमिडीज ये कैलकुलेट कर पाए कि जो क्राउन दिया गया था उनको, जो सर का ताज दिया गया था, कि उसके अंदर कितने ग्राम सोना है और कितने ग्राम कॉपर है। एग्जाम्पल में अब आपको दे सकते हैं कि सेम एग्जाम्पल अगर न्यूमेरिकली दिया जाए तो क्या होता है कि सपोज कीजिए कि क्राउन वेट इन एयर इज इक्वल टू 50 ग्राम, क्राउन वेट इन वाटर
हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, तो अब थ्रस्ट कितनी हो जाएगी, और 46 ग्राम, सॉरी। तो जो अब थ्रस्ट थी, ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा 50 माइनस 46, वो हो जाएगा 4 ग्राम। सो सपोज MC इज कॉपर का वेट प्लस MG इज गोल्ड का वेट, इन दोनों को जोड़ के 50 बनेगा, क्योंकि क्राउन इन दोनों से बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से गोल्ड का वेट आ जाएगा 50 माइनस कॉपर का वेट। अब हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे आता है 4 ग्राम इज इक्वल टू कॉपर का वेट MC बाय कॉपर की डेंसिटी। कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी होती है 10, ये आपको अगर न्यूमेरिकल आता है उसमें गिवन होगा, बाय गोल्ड का वेट है 50 माइनस MC, और इसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है 20।